Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th October 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about next Chief Justice of India. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर के क्या अपॉइंटमेंट प्रोसीजर फॉलो किया जाता है भारत में, वो देखते हैं। देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। होता क्या है कि द आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रेकमेंड्स हिज सक्सेसर। जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होने वाले होते हैं वो अपने सक्सेसर को रेकमेंड करते हैं टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट अकॉर्डिंगली फिर अपॉइंटमेंट करते हैं। संविधान में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन या क्राइटेरिया नहीं मेंशन किया गया है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट जनरली एक कन्वेंशन के हिसाब से किया जाता रहा है। कन्वेंशन मतलब एक नॉर्म जो कहीं लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली लिखा हुआ नहीं है, बट एक कन्वेंशन के हिसाब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट किया जाता रहा है। और वो कन्वेंशन ये है कि जो इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यानी कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जब वो रिटायर होने वाले होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर होते हैं एट द एज ऑफ 65, यानी कि जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जब वो 65 साल के होने वाले होते हैं, रिटायर होने वाले होते हैं, तो कन्वेंशन के हिसाब से वो उनके बाद जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं उनका नाम रेकमेंड करते हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी अपॉइंटेड एज हिज सक्सेसर। जैसे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस BR गवई साहब, हिज 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये रिटायर होने वाले हैं, इनकी 65 साल उम्र होने वाली है नेक्स्ट मंथ, इन द मंथ ऑफ नवंबर 2025। तो अब जस्टिस BR गवई साहब अपने सक्सेसर को रेकमेंड करेंगे टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो कन्वेंशन फॉलो किया जाता रहा है रिगार्डिंग रिकमेंडेशन वो ये है कि इनके बाद जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होंगे उनका नाम रेकमेंड किया जाएगा टू बी अपॉइंटेड एज नेक्स्ट CCI। तो ये कन्वेंशन रहा है टिल 1993, एक नॉर्म जो कहीं पे भी लीगली लिखा हुआ नहीं है, बट एक नॉर्म के तौर पे जनरली ये फॉलो किया जाता रहा है कि आउट गोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंड्स हिज सक्सेसर एंड द सक्सेसर इज द सेकेंड मोस्ट सीनियर जज आफ्टर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिमसेल्फ। लेकिन 1993 में ड्यूरिंग सेकेंड जजेस केस इस कन्वेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर बना दिया। आपने अपने बेसिक पॉलिटी क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जजेस केस के बारे में। द जजेस केसेस आर एसेंशियली अराउंड द पावर ऑफ जुडिशियरी रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आई होप आपको याद आ रहा होगा, मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी पहले कराया है। तो फर्स्ट जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द ओपिनियन ऑफ जुडिशियरी स्पेशली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट बाइंडिंग, बट सेकेंड जजेस केस में फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को रिवर्स कर दिया। उसने कहा कि द ओपिनियन ऑफ द जुडिशियरी विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट। और उसके बाद उन्होंने कोलेजियम सिस्टम बनाया, कोलेजियम वुड रेकमेंड द नेम एंड ऑल। अभी हम लोग जजेस केस को डिटेल में नहीं देख रहे, बट आई जस्ट होप आपको याद आ रहा होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जजेस केस। फोर्थ जजेस केस वाज रिगार्डिंग revocation of National Judicial Appointment Commission. Coming back to this judges case, second judges case के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि the recommendation of judiciary regarding appointment of judges in Supreme Court and High Court will be binding on the President of India। उसी second judges case के दौरान ये जो अभी तक कन्वेंशन चलता आ रहा था रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की आउट गोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल recommend the name of second senior most judge as chief justice of India। इस कन्वेंशन को प्रोसीजर बना दिया गया, एक नियम बना दिया गया, कानूनी नियम बना दिया गया एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कि जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उनके पास कोई डिस्क्रिशन नहीं होगा कि वो किसी और का नाम प्रपोज कर पाए। ये जो कन्वेंशन है इसको प्रोसीजर बना दिया गया कि उनको उनके बाद जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं उन्हीं का नाम प्रपोज करना होगा टू बी अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट CCI एज हिज सक्सेसर। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि सीनियोरिटी किस बेसिस पे तय होती है सुप्रीम कोर्ट में, ये भी समझना है। सीनियोरिटी इज नॉट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एज, कि कौन सबसे ज्यादा उम्र के जज हैं उसके बेसिस पे सीनियोरिटी तय नहीं होती है।
सीनियोरिटी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्शन इन द सुप्रीम कोर्ट, कि किस जज ने सुप्रीम कोर्ट में कितने साल एज ए जज बिताए हैं। तो जो भी जज सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक है, मान लीजिए कि किसी की उम्र है 60 ईयर्स ओनली, बट वो सुप्रीम कोर्ट में पिछले 5 साल से जज हैं, और किसी की उम्र है 62 ईयर्स, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में बस 3 साल से ही जज हैं। तो जिसकी उम्र 60 साल है बट वो 5 साल से सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, वो सीनियर माने जाएंगे, ना कि जिनकी उम्र 62 साल है। तो सीनियोरिटी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्शन इन द सुप्रीम कोर्ट, और द सेकंड सीनियर मोस्ट जज आफ्टर ऑफ कोर्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही होता है जो सीनियर मोस्ट जज होता है। तो सेकंड सीनियर मोस्ट जज इज रिकमेंडेड एज टू बी अपॉइंटेड एज सक्सेसर ऑफ द आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वही हुआ इस केस में। अभी हो क्या रहा है कि द इनकम्बेंट, मौजूदा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस बी आर गवई साहब, वो रिटायर होंगे इन द मंथ ऑफ नवंबर 2025 में वो रिटायर होंगे, उनके 65 साल पूरे हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने सक्सेसर का नाम रिकमेंड किया है, एंड द सक्सेसर हु इज द सेकंड सीनियर मोस्ट जज करेंटली इन द सुप्रीम कोर्ट, वो हैं जस्टिस सूर्यकांत। ही विल बी नाउ द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया once Justice B.R. Gawai retires in the month of November. Justice Suryakant will remain Chief Justice of India from November 2025 till February 2027। जब वो 65 साल के होंगे तो वो फिर रिटायर होंगे, एंड देन इनके बाद जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होंगे विल बी अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज 54th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट रिलेटेड जो प्रोसीजर हैं उसके बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट क्लाउड सीडिंग which may begin in Delhi and NCR region today. Important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. क्या होता है क्लाउड सीडिंग? क्लाउड सीडिंग इज अ वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक। वेदर को मॉडिफाई करके रेनफॉल या स्नोफॉल को इन्हांस करने का प्रोसीजर है, उसको कहा जाता है क्लाउड सीडिंग। इस क्लाउड सीडिंग मैकेनिज्म के अंतर्गत द क्लाउड्स आर इंजेक्टेड विथ पार्टिकल्स लाइक सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड, विच इज नोन एज सीड। क्लाउड सीडिंग नाम से ही समझिए, तो क्लाउड के अंदर सीड्स डाले जाते हैं, सीड्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स लाइक सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या सिल्वर क्लोराइड। कुछ कुछ केस में ड्राई आइस भी डाला जा सकता है। ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या लिक्विड प्रोपेन भी डाला जा सकता है सीड। होता क्या है कि जब ये सीड क्लाउड्स के अंदर डाले जाते हैं तो इन सीड्स के अराउंड और ज्यादा वाटर वेपर या मॉइस्चर अट्रैक्ट होता है। दी सीड्स आर दे अट्रैक्ट वाटर वेपर फ्रॉम द सराउंडिंग एयर। तो ये जो सीड जब क्लाउड में हम इंसर्ट करते हैं तो सराउंडिंग एयर से वो और ज़्यादा वाटर वेपर को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। वो वाटर वेपर इन सीड्स के ऊपर सेटल डाउन होते हैं, धीरे धीरे वो सॉलिडिफाई होकर के क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस तरीके से द क्लाउड बिकम्स बल्की, इट बिकम्स मोर रेन बियरिंग या वाटर बियरिंग। इससे फिर क्या होता है कि व्हेन क्लाउड स्टार्ट्स बिकमिंग बल्कियर एंड बल्कियर, और बड़ा होने लगता है, देन उसके बाद आफ्टर सर्टेन लिमिट द क्लाउड इज नॉट एबल टू होल्ड द वेपर इनसाइड इटसेल्फ या वाटर अमाउंट इनसाइड इटसेल्फ एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि क्लाउड सीडिंग इज अ मैकेनिज्म विच हेल्प्स इन आर्टिफिशियल रेनिंग। क्लाउड सीडिंग के अंतर्गत हम लोग क्लाउड्स के अंदर सीड्स डाल दिए, ऐसे सीड्स ऑफ सच पार्टिकल्स विच अट्रैक्ट मॉइस्चर फ्रॉम द सराउंडिंग एयर। उस मॉइस्चर अट्रैक्शन के कारण क्या होता है कि द क्लाउड बिकम्स बल्कियर एंड कॉजेस आर्टिफिशियल रेनफॉल। मेथड ऑफ डिलीवरी, जनरली जो क्लाउड सीडिंग होती है इट इज डन विथ हेल्प ऑफ एयरक्राफ्ट्स, रॉकेट्स या समटाइम्स ग्राउंड बेस्ड जनरेटर्स भी होते हैं, वहां से क्लाउड सीडिंग पार्टिकल्स को रिलीज किया जाता है जो धीरे धीरे राइज करके क्लाउड्स में जाकर के मिक्स होते हैं, बट उनसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एयरक्राफ्ट्स या रॉकेट्स यूज्ड फॉर क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग से फायदा क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लाउड सीडिंग से द क्लाउड बिकम्स बल्कियर। उससे क्या है कि रेनफॉल
आर्टिफिशियल तरीके से कराई जा सकती है, इंक्रीज रेनफॉल कराया जा सकता है। इन द हिली एरियाज, माउंटेनियस एरियाज, स्नोफॉल भी बढ़ाया जा सकता है। माउंटेनियस एरिया में अगर क्लाउड सीडिंग की जाए तो वहां पे जो प्रेसिपिटेशन होता है दैट हैपेंस इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, तो इन द माउंटेनियस एरिया स्नोफॉल को भी इंक्रीज किया जा सकता है। तो ड्रॉट प्रोन एरिया में क्लाउड सीडिंग करके आर्टिफिशियल रेनफॉल करा करके ड्रॉट को कुछ हद तक मिटिगेट किया जा सकता है। माउंटेनियस एरिया में स्नोफॉल को इन्हांस किया जा सकता है, जिससे क्या होता है कि स्नो जब एक्यूमुलेट होता है तो फिर नदियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कई बार नदियों का अगर डिस्चार्ज अमाउंट कम हो जाता है तो उनके जो माउथ साइड पे जहाँ से वो नदियाँ शुरू होती हैं वहाँ पे फिर आर्टिफिशियल स्नोफॉल कराई जाती है विथ हेल्प ऑफ क्लाउड सीडिंग, ताकि नदियों का वाटर डिस्चार्ज वॉल्यूम बढ़ जाए। तो क्लाउड सीडिंग हेल्प्स in drought mitigation. It helps in increased water discharge of river by enhancing snowfall in mountainous area. It can sometimes also help in dispersing fog. कहीं पे बहुत ज़्यादा फॉग हो जाए, खासकर एयरपोर्ट्स वगैरह के आसपास, जिस कारण से विजिबिलिटी खराब होने लगे, तो वहाँ पे फिर क्लाउड सीडिंग करा करके आर्टिफिशियल रेनफॉल कराया जाता है, इससे फॉग डिस्पर्स हो जाए। और क्लाउड सीडिंग का सबसे अच्छा एप्लीकेशन है एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। एयर पॉल्यूशन में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 10, दीज आर द टू मेजर इरिटेंट्स जो एयर पॉल्यूशन के कारण लोगों को ब्रीदिंग में तकलीफ देते हैं। ये पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर्स विच रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर। तो होता क्या है कि क्लाउड सीडिंग की मदद से अगर आर्टिफिशियल रेन कराई जाए तो ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं दे आर वॉश्ड आउट। इस प्रोसेस को कहा जाता है वेट डिपोजिशन। हो जब आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी थ्रू दिस क्लाउड सीडिंग, वो रेन ड्रॉपलेट जब आते हैं तो ये हवा से जो हमारे आसपास में जो एयर है उसके अंदर से पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10 उसको रिमूव कर देते हैं और एयर जनरली बिकम्स क्लीनर। द pollutants when they are washed out from the air, that process is known as wet deposition. इवन नॉर्मल रेनफॉल में भी जो नेचुरल रेनफॉल होता है, जैसे दिल्ली के आसपास की बात की जाए तो नेचुरल रेनफॉल के बाद भी आप देखते हैं कि एयर क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है, काफ़ी हद तक पार्टिकुलेट मैटर्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो आर्टिफिशियल तरीके से भी रेनफॉल करा करके यही कोशिश की जाती है कि एयर क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए बाय रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर्स विद इन इट। करंट न्यूज इसी से रिलेटेड है। दिल्ली की सरकार ने आईआईटी कानपुर के साथ मिल करके दिल्ली और आसपास के एरिया में क्लाउड सीडिंग करके आर्टिफिशियल रेनफॉल कराने का फैसला किया है इन ऑर्डर टू कर्ब एयर पॉल्यूशन विच हैज इंक्रीज्ड पोस्ट दिवाली। बट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी के टाइम में अक्टूबर नवंबर का जो टाइम है, इस टाइम में क्लाउड सीडिंग करके कोई खास फायदा है नहीं, क्योंकि ये जो टाइम है इसमें ऑलरेडी जो क्लाउड्स हैं उनके अंदर मॉइस्चर्स की कमी है। क्लाउड्स के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होते हैं ड्यूरिंग द मॉनसून टाइम। जैसे ही विंटर शुरू हो जाता है, टेम्परेचर कम हुआ एयर का, तो एयर की मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। सो नाउ व्हेन द मॉइस्चर इज लेस इन द एयर, मॉइस्चर इज लेस इवन इन द क्लाउड्स, उसमें अगर हम क्लाउड सीड डाल भी देते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है नहीं, बिकॉज सिंस मॉइस्चर इज नॉट देयर, तो ये सीड्स के ऊपर मॉइस्चर जब अट्रैक्ट नहीं होगा, सेटल नहीं होगा, तो रेन बियरिंग क्लाउड्स बनेंगे कैसे? बल्कियर क्लाउड्स हैविंग मोर एंड मोर वाटर या रेन बनेगा कैसे, सिंस मॉइस्चर इज ऑलरेडी लेस इन द एयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सिंस द रेन बियरिंग क्लाउड्स आर एब्सेंट इन दिस करेंट टाइम, टेम्परेचर थोड़ा कम हो रहा है दिल्ली और आसपास के एरिया में बिकॉज ऑफ ऑनसेट ऑफ विंटर, जिस कारण से एयर के अंदर मॉइस्चर वैसे भी कम है, तो ये क्लाउड सीडिंग वॉन्ट बी वेरी वेरी बेनिफिशियल इन कॉजिंग आर्टिफिशियल रेन एंड कर्बिंग एयर पॉल्यूशन। देखते हैं आज से क्लाउड सीडिंग शुरू होगी दिल्ली में, इसका कितना इम्पैक्ट होता है वो देखते हैं 2-3 दिनों में। अगर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है तो इससे रिलेटेड एक आर्टिकल फिर से हम लोग कवर करेंगे। तो इस डिस्कशन से आपको आई होप एक और बात समझ आ गई कि क्लाउड सीडिंग इटसेल्फ इज नॉट वेरी वेरी इफेक्टिव। उसका एक क्रिटिसिज्म आपको समझ आ गया कि जब नॉर्मल टाइम रहता है, जब ऑलरेडी हवा के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है, तो नेचुरल रेनफॉल ही अच्छी खासी होती है क्योंकि हवा के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है।
और जब हवा के अंदर मॉइस्चर कम है तो उस टाइम में क्लाउड सीडिंग करके भी कुछ खास फायदा होता नहीं है। तो बेसिकली जब बारिश होनी है तो होती है, जब नहीं होने वाली है सर्दी के दिनों में उस टाइम में आप क्लाउड सीडिंग भी कर लो तो कोई बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है नहीं। सो क्लाउड सीडिंग एंड इट्स इफेक्टिवनेस as far as curbing air pollution is till day questioned, because during the monsoon time anyway the rainfall will happen in natural manner because the air is having higher amount of moisture. During the winter time when actually air pollution is more, उस टाइम में the air is cooler, it does not have much moisture, so even cloud seeding won't be very fruitful as far as causing artificial rain is concerned. तो उस केस में क्लाउड सीडिंग बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन को कर्ब कर नहीं पाएगा। सो इफेक्टिवनेस ऑफ क्लाउड सीडिंग हैज़ ऑलवेज बिन क्वेश्चनड, क्योंकि जब एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है उस टाइम में एयर के अंदर मॉइस्चर कम है, तो क्लाउड सीडिंग करके भी रेनफॉल बहुत ज़्यादा हम करा नहीं पाते हैं। तो देखते हैं अभी होता क्या है दिल्ली में। अगर बहुत फ़ायदा होता है तो फिर देखा जाएगा, फिर से हम लोग आर्टिकल कवर करेंगे। नहीं होता है तब भी देखेंगे। क्लाउड सीडिंग इन दिस पर्टिकुलर केस फेल्ड। तो आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल थ्रू क्लाउड सीडिंग पे यूपीएससी ने इस बार 2025 में जो प्रीलिम्स कराया था उसमें यह प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सवाल आपसे मेंस में ऐसा पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल तरीके से जो क्लाउड सीडिंग करा करके रेनफॉल कराने की कोशिश की जाती है उसके लिमिटेशंस क्या हैं। तो मैंने आपको पहला लिमिटेशन डिस्कशन के दौरान ही बताया कि वेदर डिपेंडेंसी, इट रिक्वायर्स मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स and that is why it is not feasible year round। तो जब चाहिए होता है सर्दी के दिनों में तब वैसे भी मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स नहीं होते हैं, तो ये पहला लिमिटेशन है। दूसरा एक और लिमिटेशन समझ लीजिए, क्लाउड सीडिंग से आर्टिफिशियल रेनफॉल करा करके हम लोग पार्टिकुलेट मैटर्स को ही तो वॉश आउट कर सकते हैं, वेट डिपोजिशन कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो वेहिकुलर इमिशन है, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उनको लेकर के कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं है क्लाउड सीडिंग की। Overall, scientific community is doubtful about effectiveness of cloud seeding with respect to curbing air pollution, क्योंकि टाइमिंग को लेकर के there is always a concern। जब जरूरत होती है तो क्लाउड सीडिंग इज नॉट इफेक्टिव, और जब जरूरत नहीं होती उस टाइम में वैसे भी नेचुरल रेनफॉल होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट ये एक ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट है जो हर 3 से 5 साल पे रिलीज करता है IUCN। इसमें दुनिया भर के जितने भी नेचुरल या मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनका असेसमेंट किया जाता है कि क्या वहाँ पे कंजर्वेशन ठीक से हो रहा है या नहीं, कोई उन नेचुरल या मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स को कोई थ्रेट्स तो नहीं है। ये सब चीज़ों को लेकर के कंप्लीट एनालिसिस करते हुए दुनिया के सारे नेचुरल एंड मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स जो यूनेस्को ने पहचाने हैं उनका 3 से 5 साल में सर्वे करता है IUCN, और उनसे रिलेटेड डाटा, उनके कंजर्वेशन स्टेटस एंड थ्रेट से रिलेटेड डाटा वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट में पब्लिश होता है। इसमें दुनिया के जितने भी साइट्स हैं नेचुरल एज वेल एज मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उनको 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है: गुड, गुड विथ सम कंसर्न, सिग्निफिकेंट कंसर्न एंड क्रिटिकल। करंट न्यूज ये है कि वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट का 4th एडिशन पब्लिश किया है IUCN ने। भारत के तरफ से अगर जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में देखा जाए इन दिस वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 रिपोर्ट, तो साइट्स ऑफ सिग्निफिकेंट कंसर्न में वेस्टर्न घाट्स को रखा गया है, असम के मानस नेशनल पार्क को रखा गया और वेस्ट बंगाल के सुंदरबन नेशनल पार्क को रखा गया है। साइट्स विद सम कंसर्न में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क एंड कंजर्वेशन एरिया, काजीरंगा नेशनल पार्क, किलियोदियो नेशनल पार्क, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क को रखा गया है। साइट्स दैट आर रेटेड गुड, उसमें बस एक ही हेरिटेज साइट रखी गई है और वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क इन सिक्किम विच इज अ मिक्स्ड हेरिटेज साइट। तो भारत से सिर्फ एक ही ऐसी साइट है जो इस कैटेगरी में है। उसके अलावा सिग्निफिकेंट कंसर्न कैटेगरी में असम के मानस नेशनल पार्क को रखा गया है, ये याद रखना है। और साइट्स विद सम कंसर्न में काजीरंगा नेशनल पार्क है।
इस डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट MISTI scheme, important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. MISTI stands for Mangrove Initiative for Shoreline Habitats and Tangible Income. नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, दिस स्कीम इज फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट. इसको भारत सरकार ने अनाउंस किया था इन द बजट 23-24 और इसको इम्प्लीमेंट करती है इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. इसका मेन लक्ष्य है मैनग्रोव फॉरेस्ट को कंजर्व करना. मैनग्रोव से फायदा क्या होता है कि कोस्टल एरिया में फ्लडिंग एंड उससे रिलेटेड इरोजन प्रिवेंट किया जा सकता है. कोस्टल एरिया के लैंड को वो होल्ड करके रखते हैं मैनग्रोव्स. मैनग्रोव्स के कंजर्वेशन के लिए अंडर दिस मिस्टी स्कीम MG नरेगा का इस्तेमाल किया जाता है. MG नरेगा के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है टू द पीपल इन रूरल एरियाज. तो जो कोस्टल रूरल एरियाज हैं वहाँ पे MG नरेगा के अंतर्गत काम दिया जाता है कि आप मैनग्रोव्स का कंजर्वेशन करें. तो MG नरेगा को इंटीग्रेट किया गया है विथ मिस्टी स्कीम. उसके अलावा कैंपा फंड का भी इस्तेमाल किया जाता है. कैंपा फंड क्या होता है? जब भी कोई इंडस्ट्री किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करती है जिस कारण से कुछ फॉरेस्ट लॉस होता है, तो जितना एरिया का फॉरेस्ट लॉस हो रहा है उतना एरिया का फॉरेस्ट कहीं और डेवलप करना होता है. उसके लिए वो इंडस्ट्री फंड देती है. उस फंड को रखा जाता है इन स्पेशल फंड जिसका नाम है कैंपा फंड, और उस फंड की मदद से फिर किसी दूसरे एरिया में उतना फॉरेस्ट डेवलप किया जाता है. जैसे कोई कंपनी है XYZ, इसने 10 हेक्टेयर फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया टू डेवलप सम इंडस्ट्री, तो वो कंपनी पैसा देगी XYZ, उस पैसे से किसी दूसरे जगह पे 10 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा फॉरेस्ट को डेवलप किया जाएगा. तो जो पैसा देती है दैट इज पुट इन कैंपा फंड. तो कैंपा फंड के पैसे का इस्तेमाल किया जाता है MG नरेगा और के अंतर्गत रोजगार दिया जाता है अंडर मिस्टी स्कीम ताकि मैनग्रोव्स को कंजर्व किया जा सके. ओवरऑल ये जो मिस्टी स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था साल 2023-24 के बजट में, बट इट वाज लॉन्च्ड आफ्टर इंडियाज कमिटमेंट एट इंटरनेशनल लेवल at a platform जिसका नाम है मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट. मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट वाज लॉन्च्ड इन 2022 एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 27 ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज. यहाँ पे दुनिया के कुछ देश स्पेशली लेड बाय UAE दे अग्रीड टू कंजर्व मैनग्रोव इन देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरी. तो ये मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट launched by UAE in association with इंडोनेशिया एंड देन इट वाज आल्सो जॉइंड बाय इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड स्पेन. ये देशों ने इंटरनेशनल लेवल पे कमिटमेंट किया कि हम मैनग्रोव्स को कंजर्व करेंगे, और उसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए फिर भारत सरकार लेकर के आई मिस्टी स्कीम इन इट्स बजट 23-24. इसको इंप्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. करंट न्यूज जो है वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. मैंने इस आर्टिकल को इसलिए कवर किया है ताकि आपको मिस्टी स्कीम के बारे में बता सकूं, बट फिर भी करंट न्यूज़ देख लीजिए. पिछले 2 सालों में जब से मिस्टी स्कीम को लॉन्च किया गया है तब से लगभग 22,560 हेक्टेयर्स एरिया ऑफ लैंड हैज बीन रीस्टोर्ड. वहां पे मैनग्रोव फॉरेस्ट को कंजर्व किया गया है सक्सेसफुली. दैट इज द न्यूज़. टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आसियान ग्रुप में जो 11th कंट्री हाल फिलहाल में ऐड हुआ है दैट इज ऑप्शन बी, East Timor. India is part of East Asia Summit but not part of 1 and 2. यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड करेक्ट है. यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं. That's all from our side for today. Thanks for watching.